प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका शीर्षक है डीमासिफिकेशन, यानी कि जनसंचार का संकीर्णन। डीमासिफिकेशन का अर्थ होता है मीडिया के ऑडियंस का लघुकरण, संक्षिप्तीकरण, संकीर्णीकरण, संकुचितीकरण, खंडीकरण, यानी कि audience of the mass communication is narrowed down. It is called narrowness of mass communication. ये mass communication का उल्टा है। mass communication में audience का फैलाव, बिखराव, छितराव, विस्तार होता है, लेकिन narrowness of mass communication में इसका उल्टा होता है। इसमें audience खंडित हो जाता है, audience छोटा हो जाता है, ऑडियंस संकीर्ण हो जाता है। इसलिए इसको नैरोनेस ऑफ मास कम्युनिकेशन या नैरो कास्टिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जैसे अखबारों का नगरीय संस्करण, रेडियो का सामुदायिकरण यानी कि सामुदायिक रेडियो या एफएम रेडियो या एम रेडियो का भी जो माइक्रो रेंज है, या मैगजीन की जो वे स्पेशलाइज्ड एडिशंस होती है, या इंटरनेट के जो वैरायटी ऑफ वेब पेजेस एंड वेब सीरीज होते हैं, ये सब नैरो कास्टिंग या नैरोनेस ऑफ मास कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। सबसे पहले 50 के दशक में जब रेडियो को टेलीविजन से खतरा हुआ था, तो रेडियो ने नैरोनेस ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि डीमासिफिकेशन का सहारा लिया। उसने जनसंचार का संकीर्णन किया और उसने अपने छोटे छोटे ऑडियंस को चुना और उनकी रुचि अभिरुचि के अनुसार उसने संगीत यानी म्यूजिक बनाया, म्यूजिक निर्मित किया और उसी के अनुसार विज्ञापन को तैयार लगाया और वहां तक पहुंचकर उनको संतुष्ट किया, उनकी तुष्टिकरण की और अपने अस्तित्व को बचाया। जो उनका अस्तित्व खतरे में था टेलीविजन के आने से, उसको रेडियो ने बचाया, अपने वजूद की रक्षा की। तो नैरोनेस के ये बेनिफिट हुए। इससे मीडिया इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है। मीडिया इंडस्ट्री अपने आप को अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियों से गला घोट प्रतिस्पर्धा होता है, उसमें वो अपनी कई बार रक्षा करने में सफल भी होता है। समाचार पत्र का नैरोनेस उसके बाद 80 के दशक में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे मास कम्युनिकेशन के सभी क्षेत्रों में डीमासिफिकेशन का दौर शुरू हुआ। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, सब में डीमासिफिकेशन यानी कि जनसंचार के संकीर्णन का दौर आरंभ हो गया। भारत जैसे देश में उदारीकरण के बाद यानी कि वर्ष 1991 के बाद यानी कि 90 की दशक में जब टेक्नोलॉजी का बहुत त्वरित गति से विकास हुआ, तो भारत में भी यह डीमासिफिकेशन यानी कि जनसंचार का संकीर्णन आरंभ हो गया और त्वरित गति से बढ़ने लगा। डीमासिफिकेशन का उदाहरण मैं और अधिक दूं तो समाचार पत्र का डीमासिफिकेशन का मतलब हुआ कि अखबार के नगरीय संस्करण, जैसे हिसार का अपना संस्करण, पटना का अपना संस्करण, किसी एक ही अखबार की, जमशेदपुर का अपना संस्करण, चंडीगढ़ का अपना संस्करण, ये एक डीमासिफिकेशन। इसे हम कहते हैं हिसार भास्कर, रोहतक भास्कर, चंडीगढ़ भास्कर, हिसार जागरण, चंडीगढ़ जागरण, पटना जागरण, पटना हिसार केसरी, सिरसा केसरी, ये उसका नगरीय संस्करण है। ये यहाँ ऑडियंस खंडित हो जाता है। कोई भी संगोष्ठी होती है, कार्यशाला होती है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी होती है, लेकिन वह ये नगरीय संस्करण में जब प्रकाशित होता है तो इसके लाभ और हानि दोनों होते हैं। इसके लाभ और हानि की चर्चा मैं अभी थोड़ी बाद में करूंगा। उसी प्रकार रेडियो का भी डीमासिफिकेशन हुआ। एफएम चैनल, कम्युनिटी रेडियो या एम चैनल के जो माइक्रो रेंज बेस्ड जो स्टूडियो तैयार किए गए, जैसे छोटे छोटे शहरों में, हिसार में और भी कई छोटे शहरों में उसका एम रेडियो भी आरंभ हुआ, लेकिन माइक्रो रेंज में आरंभ हुआ। ये सब डीमासिफिकेशन के उदाहरण है। इसको हम नैरो कास्टिंग भी कहते हैं।
जब ये ब्रॉडकास्ट मीडिया पर जैसे रेडियो और टेलीविज़न पर यही चीज़ लागू होती है तो उसको हम नैरो कास्टिंग भी कहते हैं। जब समाचार पत्र पत्रिका आदि पर लागू होता है तो उसको हम नैरोनेस ऑफ मास कम्युनिकेशन या डिमासिफिकेशन कहते हैं। डिमासिफिकेशन के अंतर्गत नैरोनेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, नैरो कास्टिंग सभी आते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म सब आते हैं। फिल्मों का भी डिमासिफिकेशन हुआ, क्षेत्रीय फिल्म बनने लगे, अलग अलग फिल्म, छोटे छोटे फिल्म बनने लगे और वो उस शहर के ऑडियंस के अनुसार वो फिल्म तैयार करके रीजनल फिल्म्स, लोकल फिल्म्स, उस भाषा में डायलेक्ट में बनाए गए फिल्म्स, ये सब डिमासिफिकेशन के उदाहरण हैं। उसी प्रकार पत्रिकाओं पर जब समाचार पत्र से संकट आने लगा तो पत्रिकाओं ने भी अपने ऑडियंस के अनुसार विज्ञापन तैयार किए, विज्ञापन लगाया और ऑडियंस के अनुसार पत्रिका को ढाला। यानी कि कई स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स आए, जैसे वीमेन मैगजीन, इकोनॉमिक मैगजीन, बिजनेस मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, एनवायरनमेंट मैगजीन, एस्ट्रोलॉजी मैगजीन, इस तरह से विशेषज्ञता लिए हुए कई पत्रिकाएं अपनी रक्षा में, अपने अस्तित्व के बचाव में बाजार में उतरकर अपने आप को बरकरार रखा। यहाँ तक कि समाचार पत्र भी न केवल नगरीय संस्करण बल्कि समाचार पत्र के भी विशेषज्ञता लिए हुए कई संस्करण हैं। जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस वर्ल्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सब एक नैरोनेस ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि डीमासिफिकेशन के उदाहरण हैं। उसी प्रकार समाचार पत्र के हिंदी में अगर आप देखें तो अर्थ चेतना, अर्थ जगत, व्यापार जगत, ये सारे स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर हैं जिनके अपने खंडित ऑडियंस हैं, सेपरेटेड ऑडियंस हैं, सेगमेंटेड ऑडियंस है। वो ऑडियंस अलग प्रकार की होती है। उसी प्रकार अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न के सिटी चैनल्स हैं, सिटी चैनल्स ऑफ टेलीविज़न। मान लीजिए हिसार का सिटी चैनल है तो केवल हिसार की घटनाओं को उजागर करेगा। रोहतक का सिटी चैनल है तो केवल रोहतक की घटनाओं को। ऐसे तो टेलीविज़न है ही, उस पर पूरे विश्व की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, लेकिन इस सिटी चैनल में उस शहर विशेष की घटनाओं को विस्तार पूर्वक, गुणवत्ता के साथ, गणनात्मकता के साथ, यानी कि बड़े पैमाने पर अधिक संख्या में उसको दिखाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होती गई, जिससे ऑडियंस को ज़्यादा तुष्टि, संतुष्टि व सुकून भी महसूस होने लगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको उसी तरह जो इंटरनेट है उस पर भी डिमासिफिकेशन होता है, यानी कि वैरायटी ऑफ वेब पेजेस क्रिएट हुआ जो वेरियस ऑडियंस के लिए है। वेब सीरीज हुआ, फिल्म का अभी मैंने उदाहरण दिया कि फिल्मों का भी डिमासिफिकेशन होता है। छोटे छोटे फिल्म, रीजनल फिल्म, लोकल फिल्म, डायलेक्टिकल फिल्म, these are all demassification of films. So in a way or the other, almost all the media were demassified for their survival and subsistence and for standing in this highly competitive world of media industry. इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी है। तो इसके लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है कि इसमें ऑडियंस जो है वह खंडित हो जाता है, वह लघु हो जाता है, वो विशिष्ट ऑडियंस को वो फोकस करता है। तो उस पर जो खबरें होती है वो एक छोटे ऑडियंस को कैटर करता है। तो छोटे ऑडियंस को कैटर करता है तो उसमें उसकी ज़्यादा कवरेज होती है। उसमें कोई छोटी सी भी घटना है उस शहर में तो उसको छोटा सा स्थान मिल जाता है। जो बड़ी सी घटना है, राष्ट्रीय स्तर की कोई संगोष्ठी है या कोई अपराध की ही खबर है, तो पहले जो वो बड़े अखबार में एक सिंगल कॉलम का छोटा सा डिस्प्ले मिलता था, वही अब नगरीय संस्करण में उसको 2 कॉलम और 3 कॉलम सचित्र उसको प्रकाशित किया जाता है। तो उसको पढ़कर ऑडियंस को अधिक सुकून, शांति व सुख, संतुष्टि महसूस होती है। तो ये इसके लाभ हुए। दूसरा लाभ इसका ये है कि संदेश अधिक महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और समूह केंद्रित हो जाता है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हम उस ऑडियंस को सर्वे करना, उसको समझना, उसको परखना, उसका पड़ताल करना आसान हो जाता है। तो संदेश ज़्यादा सरल, सहज और ऑडियंस केंद्रित हो जाता है। ऑडियंस खंडीकरण से संदेश का साधारणीकरण और सहृदयीकरण भी होता है। ऑडियंस को समझना एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है जनसंचार में, लेकिन जब ऑडियंस हमारा छोटा है, जब ऑडियंस पर हमने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है, तो ऑडियंस के साथ एक
सोल टू सोल कम्युनिकेशन तो नहीं कहा जाए, लेकिन एक सहृदयीकरण हो जाता है, एक साधारणीकरण हो जाता है, क्योंकि हम उस छोटे से शहर के ऑडियंस के नब्ज को अच्छी तरह जानते हैं। और जन संचार में ऑडियंस का नब्ज पढ़ना ही एक सबसे बड़ी कम्युनिकेटर की विशेषता मानी जाती है। ऑडियंस के नब्ज को पढ़ना, रीडिंग द पल्स ऑफ योर ऑडियंस, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट के पल्स को पढ़ता है, पॉलिटिशियन अपने पब्लिक के पल्स को पढ़ता है, उसी प्रकार जब कम्युनिकेटर अपने ऑडियंस, अपने रीडर, अपने लिसनर, अपने व्यूअर्स के पल्स को पढ़ लेता है तो वो सफल कम्युनिकेटर होता है। तो दोस्तों, जाहिर है कि यदि ऑडियंस का आकार छोटा है और आप उसी शहर में 10 वर्षों से 15 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप वहाँ के ऑडियंस की रुचि, अभिरुचि, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, उसके फारसाइटेडनेस, उसका कंजर्वेटिव होना, उसका ओपन होना, इन सब चीज़ों से आप भली भांति जब अवगत हो जाते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन और प्रभावी संचार करने में सफल होते हैं। उसी प्रकार संदेश जो हम देते हैं इस छोटे ऑडियंस को, वो अधिक आत्मीय यानी कि इंटीमेट होता है और अधिक प्रभावी होता है। फीडबैक इसमें शीघ्र और सघनता के साथ मिलता है। फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है। यहाँ बहुत बड़ा ऑडियंस है तो फीडबैक नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ मिलता है। लेकिन छोटे शहर में जब पूरा ऑडियंस छोटा है तो मीडिया के दफ्तर में जाकर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई संगठन है, कोई विभाग है, तो बीच बीच में वो डायरेक्ट उसके एडिटर से मिलकर भी फीडबैक देता है, या उसका एडिटर भी खुद आपके दफ्तर में आ जाता है, या उसका एडिटर, उसके ग्रुप पूरे आपके साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन करके कोई संगोष्ठी करते हैं, तो वो भी आपको बेहतर समझते हैं और आप भी उनको बेहतर समझते हैं। तो उसमें एक बेहतरीन फीडबैक मिलता है। अखबार को फीडबैक उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सुधार के लिए, उसकी प्रभावशीलता के लिए। तो जब वो डायरेक्ट अपने ऑडियंस के संपर्क में आकर उसके साथ मिलकर संगोष्ठी कर रहा है, उसके साथ रूबरू हो रहा है, वहां आकर एग्जीबिशन लगा रहा है, या ऑडियंस भी उसके दफ्तर में आसानी से, निरंतरता के साथ, बारंबारता के साथ पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छा विचारों का आदान प्रदान होता है और बहुत अच्छा फीडबैक होने के कारण यह ऑडियंस और मीडिया दोनों के लिए अति लाभकारी होता है। भौगोलिक सिमट से संचार सरल व सहज हो जाता है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड नहीं है ऑडियंस। एक छोटे शहर में 2 लाख 3 लाख का जो ऑडियंस है, उसको मैनेज करना, उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑडियंस के साथ वो ज्यादा मीडिया जो है परिचित व निकटवर्ती हो जाता है और विचारों का आदान प्रदान सरल हो जाता है। ऑडियंस की गणना करना, ऑडियंस गणनीय यानी काउंटेबल हो जाता है, नियंत्रणीय यानी कंट्रोलेबल, एंड प्रबंधनीय यानी मैनेजेबल हो जाता है। फिर ऑडियंस के छोटा होने से नियमित उस ऑडियंस पर शोध व सर्वेक्षण करना भी बहुत सरल हो जाता है। किसी भी सफल समाचार पत्र को या किसी भी मीडिया को अपने ऑडियंस का टाइम टू टाइम अध्ययन करना चाहिए, शोध करना चाहिए, उस पर सर्वेक्षण करना चाहिए, उसकी बदलती हुई प्रवृत्तियों को समझना चाहिए, उसके नब्ज को पढ़ते रहना होता है, क्योंकि उसमें बदलाव भी होता है। समय समय पर उसकी सोच, उसके दृष्टिकोण में बदलाव होता है। तो कम से कम साल में एक बार अगर मीडिया अपने ऑडियंस का सर्वे करता है, उस पर शोध करता है, उस पर पड़ताल करता है, तो अपने ऑडियंस के साथ वो बेहतर संचार कर सकता है और ऑडियंस भी अपने फीडबैक को बेहतर तरीके से उसको दे सकता है। इसके हानि है, इसके जो नुकसान है वो ये है कि ऑडियंस के खंडीकरण से समाज का भी खंडीकरण होने लगता है। ऑडियंस के खंडीकरण होने से एक न्यूक्लियर सोसाइटी का ग्रोथ होने लगता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होता है किसी विश्वविद्यालय में और उसको एक नगर संस्करण में छाप दिया गया, और पड़ोस के शहर में, मान लीजिए हिसार में होता है तो रोहतक में और सिरसा में भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का संगोष्ठी हुआ था। जब ये डिमासिफिकेशन का दौर नहीं शुरू हुआ था तो वो कम से कम क्षेत्रीय पृष्ठ पर या राष्ट्रीय पृष्ठ पर छपता था, तो अड़ोस पड़ोस से भी एक लगाव, जुड़ाव, एक आत्मीयता बढ़ती थी कि आपके यहाँ ऐसा संगोष्ठी हुआ, आपके यहाँ इतने लोग आए, हम भी आ नहीं पाए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या होता है कि वो एक नगर संस्करण तक, बेशक उसका कवरेज बड़ा होता है लेकिन वो सिमट कर रह गया। उसी तरह आपके पड़ोसी नगर में कोई घटना घटती है तो आपको पता नहीं चलता। तो ये इसके जो माइनस पॉइंट है। तो इससे एक खंडित समाज, एक डिवाइडेड सोसाइटी, एक सेगमेंटेड सोसाइटी का क्रिएशन हो रहा है। एक न्यूक्लियर सोसाइटी, न्यूक्लियर विद इन न्यूक्लियरिटी डेवलप कर रहा है।
मैनेज करना तो आसान है, कंट्रोल करना उसको आसान है, उस ऑडियंस को समझना भी आसान है, लेकिन ये समाज को तोड़ भी रहा है। इसके जो दुष्परिणाम है, जो इसके हम डिसएडवांटेज या डिमेरिट कह सकते हैं, वो तोड़ रहा है। फिर इसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज का जो स्तर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो नगर तक सीमित है। तो उसमें उस नगर में जो घटना घटी उसी की सूचना है, तो उसमें सूचना, शिक्षा, ज्ञान का स्तर सिमटा हुआ रहता है, संकुचित होता है, कम होता है। इसलिए इसका नाम ही है जनसंचार का संकीर्णन। तो संकीर्णन जब होता है तो माइंड भी संकीर्ण हो जाता है। इसको नैरोनेस और नैरो कास्टिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन हम कहते हैं। तो इसमें कई बार हमारे माइंड भी नैरो हो जाते हैं, न्यूक्लियर हो जाते हैं, सेगमेंटेड हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। तो ये कई बार समाज को जोड़ने के बजाय उसकी वो अटैचमेंट नहीं बल्कि डिटैचमेंट उत्पन्न होता है। तो ये इसके माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों, मैंने इसके सकारात्मक पहलू, डिमासिफिकेशन के सकारात्मक पहलू को भी बताने का प्रयास किया और डिमासिफिकेशन के नकारात्मक पहलुओं को भी बताने का प्रयास किया। अब इसमें कौन बेहतर है, ये इसका चुनाव आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर अखबारों ने डिमासिफिकेशन कर लिया। अगर आप देखें तो एक दैनिक ट्रिब्यून है जिसका डिमासिफिकेशन नहीं हुआ, चाहे वो उसी तरह अगर आप देखें इवन इंग्लिश का अखबार है द ट्रिब्यून, उसका डिमासिफिकेशन नहीं हुआ। अगर आप लगभग अखबारों का, और न केवल मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सभी प्रदेशों में सभी अखबारों ने लगभग डिमासिफाइड कर लिया अपने अखबार को, नगर संस्करण निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे उसका उद्योग भी बचता है और ऑडियंस के लिए भी लाभ है। तो अगर बिजनेस दृष्टिकोण से देखें तो ये लाभकारी है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, समाज के संगठित होने की, सघन होने की, मजबूत होने की, एकीकृत होने की दृष्टि से देखें तो इसके नुकसान है। तो बहरहाल अभी व्यापार का युग है, वाणिज्य का युग है, उदारीकरण का युग है। तो इस युग में हम सभी जानते हैं कि व्यापार हावी है समाज पर, तो जाहिर है कि मीडिया में भी व्यापार हावी है और मीडिया का भी बहुत त्वरित गति से संकीर्णन हो रहा है, डिमासिफिकेशन हो रहा है। और इसके नगर संस्करण, रेडियो के सामुदायिकीकरण, रेडियो का FM चैनल, रेडियो का माइक्रो चैनल, एम चैनल ऑफ द माइक्रो रेंज, उसी तरह टेलीविजन के सिटी चैनल, उसी तरह इंटरनेट के डिवाइडेड एंड वैरायटी ऑफ वेब पेजेस एंड वैरायटी ऑफ वेब सीरीज, उसी तरह छोटे छोटे फिल्म, ऑडियंस सेंटर्ड फिल्म, रीजन सेंटर्ड फिल्म, प्लेस सेंटर्ड फिल्म, लोकलाइज्ड फिल्मों का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में आपको डिमासिफिकेशन यानी कि जनसंचार का संकीर्णन क्या है इसके बारे में बताया, इसकी विशेषता बताई, इसके लाभ बताया, इसकी हानि बताई। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई शंका है, कोई संकोच है, किसी प्रकार की हिचक है, कोई हमारे विचारों से मतभेद है, तो आप बेहिचक, निसंकोच, निसंदेह हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और